हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पूछे हुए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन जो आज हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर मैं हिस्ट्री सेक्शन की बात करूंगा तो कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर देखने को मिले हैं। अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक लाइन में असेस करूंगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से देखने को मिले हैं। तो जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्टूडेंट्स का जिनके ऊपर कंट्रोल अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तब ये सब्जेक्ट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जो आपने बेसिक भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, तब भी आप इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस कर पाओगे। क्लियर? तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। पहला सवाल है, हु वर स्वराजिस्ट, डिस्कस देयर एक्टिविटीज एंड रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आप लोगों ने लिखना है। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो या तो स्वराजिस्ट कौन थे, स्वराज पार्टी किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनी, इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है यानी कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनकी क्या एक्टिविटी एंड रोल था, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डायरेक्टली इसी वाले हिस्से के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और स्वराजिस्ट के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको दोनों के दोनों जो हमारे इस क्वेश्चन के पहलू हैं कि स्वराजिस्ट कौन थे और उसके साथ साथ इनका क्या एक्टिविटीज एंड रोल्स है इन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, आपको दोनों हिस्सों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि जो ये वाला पार्ट है ये हमारा मेजर पार्ट है इस क्वेश्चन का, जहां पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ शब्द लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स लिख सकते हो एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है अबाउट दी स्वराजिस्ट। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे जो पहली लाइन आपकी है वो आप पहला हिस्सा जो हमारे क्वेश्चन का उसको एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करना है और ज्यादा स्पेस, ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोगों के पास नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्टली इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो वैसे भी अगर इन जनरल, अगर लेटर सपोज हु वर स्वराजिस्ट नहीं भी होता तब भी आप जो इंट्रोडक्शन थी वो स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट से ही कर सकते थे। तो वही काम यहाँ पे करना है। अगर हम स्वराजिस्ट थे, अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा है ये भी हमारा एड्रेस हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग फाइनली आंसर्स लिखते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब जो डायरेक्शन दी गई है कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, वो है डिस्कस। अब देखिए, जब डिस्कशन की बात होती है तो बहुत ही गहराई में हमें जाना पड़ता है, अगेंस्ट, फेवर, हर तरह के आर्गूमेंट्स जो वो लेके आने पड़ते हैं जो गिवन स्टेटमेंट होती है। पर अगेन क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो आप उतने ज्यादा डिटेल में ना ही जाओ तो आपके लिए बेटर है। आसान भाषा में अगर मैं ये बात करूं कि 8 या 20 नंबर में क्वेश्चन आया होता तो आप ये बता सकते थे कि इनका रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में या इनका रोल नहीं था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। बट यहाँ पे क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो डायरेक्टली यहाँ पे इनका रोल एंड एक्टिविटीज जो है उनको अपने आंसर के अंदर लिखिए। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 4 नंबर के सवाल में हमारे पास बहुत ज्यादा विड्थ नहीं होती, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। तो यही कारण है हम लोगों को इसको उसी तरीके से अप्रोच करना है जो हमारा बेस्ट फिजिबल एंड जो बिल्कुल आसान रास्ता रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप स्वराज पार्टी के बारे में लिखोगे कि स्वराजिस्ट जो कौन थे, जहां पे आप मेंशन कर सकते हो इनका बैकग्राउंड, इनकी फॉर्मेशन के बारे में, इनके गोल के बारे में, इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्लियर? कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद कुछ कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हम लोगों को देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वो है जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश के अंदर, और जो हिंदुस्तानी थी उनकी या इंडियंस थे उनकी ज्यादा पार्टिसिपेशन को अलाउ किया गया था इलेक्टोरल प्रोसेस में। बट क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम तक उससे बाहर रही। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया तो कुछ लोग चाहते थे कि ब्रिटिश के साथ किसी तरह का कॉपरेशन ना किया जाए, कुछ कांग्रेसमैन चाहते थे कि उनके साथ किया जाए, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया जाए, यानी कि जो कानून बनाने की नीति है उसमें हिंदुस्तानी जो अलाउड थे आफ्टर 1919 एक्ट, वो हिंदुस्तानी वहां पे जाएं और ब्रिटिश के साथ मिलके अपने देशवासियों के लिए लॉज फ्रेम करें, कानून बनाएं। तो जो लोग ये चाहते थे वो उन्होंने तुम्हारी स्वराज पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 को, 1923 को। क्लियर?
तो फॉर्मेशन में आप यहाँ पे इनकी जो बैकग्राउंड है वो लिख सकते हो, हु वर सफराजिस्ट, या इनके गोल्स एंड जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको आप मेंशन कर सकते हो। इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्टिविटीज में या जो इनके कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा हिस्सा आपका रहेगा यहाँ पे मेन बॉडी का ही हिस्सा है ये सफराजिस्ट के बारे में भी, एंड एक्टिविटीज एंड रूल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दोनों मेन बॉडी का ही हिस्सा है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के हमारे दो अलग अलग हिस्से हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कहानी क्या है कि नो डाउट जो स्वराजिस्ट थे या यानी कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और जो नहीं करना चाहते थे, उनके बीच के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही, ऐसा मैं कह सकता हूं कि कट्टर प्रतिद्वंदी थे। बट क्योंकि कांग्रेस का 1907 में सूरज स्प्लिट हुआ था, और सूरज स्प्लिट का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि 1907 से पहले की अगर मैं बात करूंगा, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस में डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे उस चीज को फिर से नहीं दोहराना चाहती थी। यही कारण था उन्होंने डिसाइड किया कि जो चाहते हैं कि लेजिस्लेचर का पार्ट बनना है वो बने, क्लियर, जो स्वराज पार्टी के मेंबर थे, और जो नहीं चाहते हैं वो ना बने, लेकिन कांग्रेस अलग धड़ों में विभाजित नहीं होगी। बट कहानी थी कि जिन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी, जिनमें सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास की कुछ टाइम के बाद मृत्यु होगी, धीरे धीरे जो स्वराज पार्टी है वो उसका जो रेलेवेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी, और वो वापस जो कांग्रेस की मेन आइडियोलॉजी थी उसमें एक तरह से उसका रिवर्सल हो गया, यानी कि उसका मर्जर हो गया। क्लियर? लेकिन जो 5-6 सालों की कहानी है स्वराज पार्टी की, उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इंपैक्ट है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। उसी के बारे में हम लोगों ने अपने आंसर के अंदर लिखना है। अगर मैं स्वराज पार्टी की बात करूंगा, तो जब ये लेजिस्लेचर का हिस्सा बने तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि करेंगे क्या, ये अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं। लेकिन जैसे ही लेजिस्लेचर का हिस्सा बने, अब लेजिस्लेचर का काम क्या रहता है कि कोई भी एक बिल आएगा उसके ऊपर डिस्कशन होगी। क्लियर? तो कहानी क्या हुआ करती थी कि जब भी कोई बिल आता था, कोई भी डिस्कशन के लिए बिल प्रपोज किया जाता था, तो स्वराज पार्टी जो है वो हिंदुस्तानियों का, जो भारतीय है, उनके अधिकारों की बात करती थी, उनकी लिबर्टीज की बात करती थी, और उसके साथ साथ ऐसे कानून जो ऑप्रेसिव थे उनको रिपील करने की बात करती थी। जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल जो है उसको रिकॉल कर दिया गया था ड्यू टू दी प्रेशर फ्रॉम दी स्वराजिस्ट। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो है वो वहां पे प्रेरित कर रहे थे कि अपना जो अधिकार है लॉ बनाने का वो हिंदुस्तानियों के पास ही रहे, लोगों के लिबर्टीज की बात कर रहे थे, ऑप्रेसिव जो लॉज थे उनको कॉल्ड ऑफ करने की, या जो नए कानून लेके आए जा रहे थे जो लोगों को दबाने की बात करते थे, वो भी स्वराज पार्टी उनको पास नहीं होने देती थी। इसके साथ साथ जब बजटरी प्रोसेस हुआ करती थी, यानी कि बजट के ऊपर डिस्कशन होती थी, तब भी बहुत ज्यादा स्वराज पार्टी के द्वारा जो है वो प्रेशर क्रिएट किया जाता था किसके ऊपर, जो वहां का लेजिस्लेचर हुआ करता था। तो किसी भी काम को पास करवाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। क्लियर? क्योंकि इंडियंस वहां पे उनका हिस्सा बन गए थे। और उसके साथ साथ ये स्वराज पार्टी थी वो बहुत जोर शोरों से जो है उस मुद्दे को उठाया करती थी, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि उनके साथ क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है। तो स्वराज पार्टी के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो 3-4 कंट्रीब्यूशन है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, चाहे वो राइट्स की बात है, सेल्फ गवर्नेंस की बात है, या उनका जो फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसिव लॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज की बात है। ये कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनके रोल, या बहुत टाइम इनका बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है उसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। अगर ये 8 नंबर में होता तो मेरे को दूसरा पहलू भी देना पड़ना था कि उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बहुत शॉर्ट टर्म तक रहे, इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो इनकी स्टार्टिंग में मृत्यु होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? बट क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन से जो है वो इस 4 नंबर के सवाल में इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप लोग कवर करिए। क्लियर? तो पहला सवाल समझ आया, आसान है, बस अगेन आपने कंसेप्ट और कंटेक्स्ट पे रहना है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा थॉट देना पड़ेगा। जैसे 4 नंबर का सवाल है, 60 वर्ड्स में आपने करना है, व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है? तो क्यों किया, क्या कारण था, सिंपल है। व्हाई जो है वो बिल्कुल आसान सा डायरेक्टिव है कि क्यों ऐसा हुआ, भाई सिंपल सब चीज जो है वो बता दीजिए। क्लियर? एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इंट्रोडक्शन आपने करनी है तो कर लीजिए, वैसे कोई बड़ा ज्यादा कंपल्शन नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है बॉडी पार्ट के अंदर, यानी कि जो पूछा गया है सवाल है उसको लिखने के लिए, तो सीधा अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप इंडिया के पार्टीशन के बारे में मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 देश बने या क्यों बने। क्लियर? डन। अब सबसे बड़ी बात यहां पे है कि यहां पे हम लोगों से स्पेसिफिकली पूछा गया है कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी इसने पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट किया। तो यहां पे आपको ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो घटित हुई थी, जो मे भी आपने डायरेक्टली अपने नोट्स के अंदर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन यहां पे आपको एक थॉट प्रोसेस देनी पड़ेगी कि पार्टीशन के ऊपर अपने आप को लेके आना पड़ेगा। और आप लोग थोड़ा सा वहां पे देखोगे कि 1946 और 1947 जब हम लोगों का विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ,
उस स्पेसिफिक टाइम पे कैसी कंडीशंस बनी हुई थी हमारे देश के अंदर। तो आसान भाषा में मैं आंसर नहीं आपको बताऊंगा, मैं थोड़ी सी सिचुएशंस आपको बता रहा हूं, वहां से आप लोग कहीं ना कहीं अपने आंसर पे पहुंच पाओगे। जैसे आप सब लोगों को पता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर कॉमनल राइट्स हो रहे थे, लोगों की जानने जा रही थी, लाखों की संख्या में जो है वो लोग मर रहे थे। इसके साथ साथ 1946 में जब इलेक्शन हुए थे तो मेजोरिटी ऑफ जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहां पे मुस्लिम लीग ही जीती थी। इससे पहले जब 1937 में इलेक्शन हुए थे ऐसा नहीं था, लेकिन 1946 के इलेक्शन में ऐसा देखने को मिला कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स थी वहां पे कांग्रेस पार्टी के बहुत बुरे हाल थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को एक रियलाइजेशन हो रही थी कि लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो नया देश बनने दिया जाए। क्लियर। इसके साथ साथ उस स्पेसिफिक टाइम पे जो कंडीशंस आ रही थी जहां पे प्रिंसली स्टेट जो है वो अपने आप को अलग कर सकती थी। क्लियर। तो यहां पे अब मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंसली स्टेट्स में इतने ज्यादा देश बन जाएं कि कल को देश नाम की कोई चीज ही ना एग्जिस्ट हो। तब भी कांग्रेस चाहती थी कि ठीक है इस पार्टीशन को एग्जीक्यूट कर देते और बाकी लोगों को अपने साथ जो है वो एसिमिलेट कर लेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा उसके साथ साथ दूसरी कहानी ये भी थी कि एक और भी खतरा आ रहा था कि कहीं अगर पार्टीशन नहीं होगा तो देश के अंदर जो वो सिविल वॉर हो जाएगा, जिसको आप लोग कॉमनल राइट्स के साथ भी लिंक कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सोचने पे मजबूर कर रहे थे। हाँ, इसके साथ एक और पॉइंट भी है। 1946 में आप सब लोगों को पता होगा कि एक गवर्नमेंट बनी थी, दैट इज इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के हिस्से थे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान थे जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोनों के बीच में रिलेशन जो थे वो अच्छे नहीं हुआ करते थे। जो नेहरू जी थे वो प्रपोज करते थे और जो लियाकत अली खान थे वो मना कर दिया करते थे। तो अगेन जब दोनों ने देखा कि मुस्लिम लीग या कांग्रेस साथ में मिलकर सरकार चला सकती है तो इंटरिम गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। तो वहां पे भी कांग्रेस ने डिसाइडेड कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है वो पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि वो जो स्पेसिफिक टाइम था उस पर सिचुएशंस कैसी थी। अगर आप उन सिचुएशंस के साथ रिलेट कर पाओगे, अगेन कहानी सिंपल सी यही है। जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने सीधा पढ़ा है वो सीधा पूछ लिया जाएगा। अभी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इम्तिहान तो नहीं है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा, नो डाउट, फिर भी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको अपना थॉट प्रोसेस जो है अप्लाई करना पड़ता है। तभी कहा जाता है कि इन चीज़ों को बार बार पढ़िए, इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप रिलेट करोगे उतना ही आप इतने इस तरह के पॉइंट्स जो हैं उनको इकट्ठा करोगे, और जितने अच्छे पॉइंट्स लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलने की जो है वो संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो बिल्कुल बारीक सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आप लोगों का कर्तव्य है। ध्यान रखिए, जो इस साल लिख रहे हैं वो तो चलो ठीक है, अब तो आई थिंक ज़्यादा समय बचा भी नहीं है आप लोगों के पास मेंस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी अगर छोटी छोटी जो ज्ञान की बातें अगर मिल जाएं तो आप लोगों के लिए अगर एक आधे नंबर का भी बेनिफिट हो जाए तो आई थिंक ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। और उसके साथ जो अगले साल लिख रहे हैं उससे अगले साल लिख रहे हैं, क्योंकि ये मेंस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स मेंस क्वेश्चंस है, ये हमेशा यहीं रहेंगे, नए क्वेश्चंस को हम ऐड करते रहेंगे इनके या इन सीरीज़ में। बट यहाँ पे आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार बहुत पोटेंशियल वाले स्टूडेंट जो है वो मेंस में अच्छा परफॉर्म या प्री में भी अच्छा परफॉर्म या इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को हर एक स्टेप के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे तुक्का लगने के चांसेस जो है वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्लियर। तो आपको हर एक चीज़ के लिए प्लान करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको जो होता है ना, जो एक साल की प्रिपरेशन है वो बेसिकली उस प्रिपरेशन में ढलना है। ढलने का मेरा मतलब है कि जो कंटेंट है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक एग्जाम की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप लोगों ने अपने आप को जो है उसके अंदर जो है वो इंक्लूड करना है, उसी में ही रम जाना है, आसान भाषा में। क्लियर। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सत्य शोधक समाज। 4 नंबर का सवाल है, 60 शब्दों में आपने इसको आंसर लिखना है। देखिए, क्रिटिकल नोट का मतलब क्या होता है कि जब हमने किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर जो उस चीज से रिलेटेड मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, चाहे वो उसके फेवर में हो सकती है, उसके अगेंस्ट हो सकती हैं, उन सबको जो वो एनालाइज करना होता है, उन सबको जो वो इवेल्युएट करना होता है कि वो सही थी या गलत थी या क्या थी। क्लियर। क्योंकि अब आप तो यही कर सकते हो कि सत्यशोधक समाज के लिए क्या कंटेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर। तो क्रिटिकल नोट समझ आगे कि क्या है, तो यहाँ पे आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अख्तियार कर सकते हो। 4 नंबर का सवाल है, नहीं करोगे ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में की जा सकती है।
इंट्रोडक्शन, सत्यशोधक समाज जो है उसकी कब फॉर्मेशन की गई, ज्योतिबा फूले के द्वारा किस साल में इसको बनाया गया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, यहां से आप शुरू कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो सत्यशोधक समाज है इसका जो पॉजिटिव डायमेंशन है वो हमने आंसर के अंदर लिखा है। वुमेन की बात की जाए, शूद्राज की बात की जाए, दलित की बात की जाए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो सत्यशोधक समाज की शुरुआत की गई थी। क्लियर। इसके साथ साथ उस स्पेसिफिक टाइम पे जो ब्राह्मणिकल थॉट्स, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल थॉट्स जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, क्लियर, जिसमें हम अंधविश्वास को ज्यादा जो है वो एक कंसीडर कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, घोस्ट, इन सबको कंसीडर कर सकते हैं जो माना जाता था। क्लियर। उस स्पेसिफिक टाइम पे उसको जो है वो इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ये तो इसका पॉजिटिव डायमेंशन आ गया सत्यशोधक समाज का। बट एट द सेम टाइम जो ब्राह्मणिकल उस स्पेसिफिक टाइम पे ब्राह्मण समाज हुआ करता था वो भी सत्यशोधक समाज को क्रिटिसाइज किया करता था इस स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर कि वो ब्रिटिश के साथ मिलके जो वो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, या वो एक नया धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिले हुए हैं। तो उस स्पेसिफिक टाइम पे दोनों तरह के थॉट जब हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सत्यशोधक समाज जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे जो पीड़ित वर्ग था, जो डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी था, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा था। बट क्रिटिकल नोट में आप लोग दोनों डायमेंशन कवर कर सकते हो। अगर सिर्फ यहां पे क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करोगे तो वो गलत है, क्योंकि क्रिटिकल नोट का मतलब टू क्रिटिसाइज नहीं है, जो अगेन कुछ लोग जो है वो इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर। चलिए लास्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसको। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948। 4 मार्कर क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स है, सीधा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने किसी छोटे पेपर की भी तैयारी की है तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है वो एड्रेस कर लोगे। जैसे 1958 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को निर्माण किया गया था, उसके साथ साथ एक नई पोजीशन बनाई गई थी वाइस रॉय की। क्लियर। इसके साथ साथ जो आपके बोर्ड ऑफ कोर्ट एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उसकी पोजीशन को जो है वो एबॉलिश कर दिया गया था। जो कंट्रोल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था, सारे का सारा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था। क्लियर। तो इस तरीके से अलग अलग जो उस स्पेसिफिक टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस तरह की जो पॉलिसीज थी जो अख्तियार की गई थी वो 1857 रिवोल्ट बाय द ब्रिटिश, उनको एबॉलिश कर दिया गया था ताकि राजे यहाँ के जो है वो खुश रहें। क्लियर। तो अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है या नहीं है। क्लियर। वैसे भी जो हमारा मॉडल आंसर होगा उसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में। क्लियर। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो स्पेसिफिक फाइल्स हैं ये हमारा सिविल स्टैप हिमाचल एक ऐप है, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक कोर्स बना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जैसे उस ऐप को डाउनलोड करोगे, कोर्सेज में जाओगे, फ्री कोर्स है, जैसे क्लिक करोगे अपने आप जो है वो ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो वहां पे सारी पीडीएफ फाइल जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नामक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ साथ एक हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन भी चल रहा था। 40 डेज का वो टारगेट था। पूरे हमने GS 1, 2, 3 के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। अब जल्दी ही हम लोग फिर से अगले साल के बच्चों के लिए 2022 वाले बच्चों के लिए जो है वो डेली मेंस आंसर राइटिंग जो है वो उसको शुरू करेंगे। ये इस साल के स्टूडेंट्स के लिए था जो इस साल मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो जो इनिशिएटिव जितना हम लोग कर सकते हैं आप सब लोगों के लिए हम लोग उसको करते रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।